भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, तो क्यों नहीं ले रही? शाह साहब के पास सीधा होगा ना, हो सकता है दूसरे शाह साहब के ही टच में हो ये। अरे सर, आपने ही तो बोला था, जो पाकिस्तान और चाइना का बड़ा हमारे देश को खोखला करने का एक ही फॉर्मूला जो सबसे बड़ा वो मानते हैं कि भारत में धर्म के आधार पे एक दूसरे से रेजिस्टेंस और क्लैश पैदा करो। कि ये कोई छोटे बच्चे नहीं है कि इनकी जबान फिसल जाएगी गुस्से में या किसी भी तरीके से। ये सोच समझ के बोले गए शब्द जो अदालत ने भी कहा है, बार बार रिपीट किए हैं। पूरी ताकत लगाएगी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना हो और इसमें सबूत मिटाए जाएं, छुपाए जाएं और कमजोर से कमजोर चार्जशीट इसमें फाइल की जाए। उम्र कैद भी छोटी सजा है इनके लिए, और खास तौर पे जबकि पूरे संगठन उनको बचाने के लिए जुटा हुआ है अभी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन निरूपित करते हुए बेहद बेहद घटिया बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर बीती रात इंदौर के मानपुर थाने में एक केस दर्ज हुआ है। गंभीर धाराएं उन पर लगाई गई हैं और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई है। सीजीआई ने इस मामले को कल सुनवाई के लिए रख लिया है। कल यानी 16 मई को इस मामले को सुनेंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने फटकारा है कि क्या यह मंत्री की भाषा है। और इसके पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया है विजय शाह को लेकर, उन्होंने कहा है कि ये जो गटर छाप भाषा, ये अपने आप में बेहद बेहद ऐसा है कि हमें याद नहीं आता। लगभग 35 साल से ज्यादा की पत्रकारिता को जो है, इसमें ऐसा कभी किसी कोर्ट ने आदेश जो एग्जिस्टिंग मंत्री है, पद पर बैठा मंत्री है, उसके बारे में किया हो। और अब जो पूरी स्थितियां हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी आज इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जो यहां मध्य प्रदेश में मामला दर्ज हुआ था उसे लेकर सवाल उठाए। उन्होंने ये जो पूरी की पूरी एफआईआर हुई है, डीजीपी को निर्देश थे मध्य प्रदेश के, थाना मानपुर जो इंदौर के अंतर्गत आता है, वहां जो एफआईआर है उसे लेकर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति, और साथ साथ ये भी कह दिया है हाईकोर्ट ने कि अब पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। तो जो तमाम स्थितियां, तमाम हालात हैं, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से खबरें ये भी निकल गई हैं कि वहां पहुंचे जो विजय शाह हैं, उनकी मदद के लिए वहां के एडवोकेट्स आगे नहीं आएंगे, इस तरह की सूचना आ रही है। तो ये सारी की सारी स्थितियां, हालात हैं, इन्हें लेकर जो कानूनी आगे स्थितियां बननी है या जो कुछ होना है, इन सब पर बात करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। जुड़ गए हैं हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा साहब। आप इन्हें देखते सुनते हैं, ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं है। प्राचा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और शुरुआती आपकी प्रतिक्रिया, ये जो सारा कुछ स्थितियां बनी हैं इस पूरे मामले में, उसको आप देख रहे हैं निरंतर, जो सोफिया कुरैशी को लेकर हमारे मध्य प्रदेश के एक मंत्री जिनकी आदत है कि उल जुलूल बयान देना, बिलो दी बेल्ट बात करना, द्विअर्थी बातें करना, विजय शाह से जुड़ा, इस प्रकरण में अब जो ताजी स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के में पहुंचे हुए हैं, सीजीआई साहब ने फटकार लगाई है, कल लिस्ट किया हुआ है, और इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब से कुछ देर पहले, जब मैं आपसे चर्चा शुरू कर रहा हूं, तो कहा है सो ये जो एफआईआर है ये संतोषजनक नहीं है। कॉपी मैंने आपको एफआईआर की भेजी है। पहली प्रतिक्रिया आपकी प्राचा साहब। देखिए, इसमें दो तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, और वो है कि ये बात किस व्यक्ति के विषय में हो रही है। ये व्यक्ति चाहे जो भी है, मिस्टर शाह हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भारत के संविधान की शपथ लेके, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ लेके एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको मेरे ख्याल से अभी तक पूरी तरीके से आर्टिकुलेट नहीं किया गया। ऐसी भाषा का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग तो ऑलमोस्ट रोजमर्रा ही इस बात का, भाषा का प्रयोग करते हैं। इसको सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों है? क्योंकि, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक ये इंडिविजुअल फौजी के खिलाफ नहीं था, ये एलिगेशन हमारे देश की फौज के खिलाफ था।
क्योंकि फौजी कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक फौज को, यूनिफाइड एक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। और इस केस में तो खास तौर पे ये बात सही है कि एक रिप्रेजेंटेटिव थी वो भारत की, जो पूरी दुनिया के सामने जिन्होंने इफेक्टिवली भारत का पक्ष भी रखा, और जो दूसरे पक्ष से पाकिस्तान की तरफ से जितने भी स्पीकर्स आ रहे थे उनको इतना करारा जवाब नहीं दिया, बल्कि उनको किसी जगह बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो इस तरह का काम करने वाले जो फौजी हैं उनके खिलाफ कौन बोल सकता है? जो फौज से, भारत के संविधान से नफरत करता हो। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इसीलिए अगर आप ऑर्डर भी देखेंगे और ये एफआईआर देखेंगे, आप दोनों में अलग अलग बातें हैं। ऑर्डर बार बार रिपीट कर रहा है मिनिस्टर्स का लफ्ज, और एफआईआर नाम सिर्फ विजय शाह बता रही है। यह है इसमें महत्वपूर्ण बात। और आज जो हाई कोर्ट ने जो बोला है कि उससे सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे ख्याल से सेटिस्फाई हाई कोर्ट को होने के लिए कुछ और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे जो हम लोगों का अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, और वो कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं है, ये बात कभी भी विजय शाह साहब अपने आप, अपने मन से, या अपने मन में, जैसा वो एक्सप्लेनेशन बाद में दे रहे हैं ना, गुस्सा आ गया उन्हें, क्यों भारत की फौज के ऊपर उन्हें गुस्सा आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो शायद बताएंगे जब वो अपनी बेल आर्ग्यू करेंगे या जहां भी करेंगे। उनको गुस्सा इतना था कि वो ये सब बातें बोले। किसके ऊपर गुस्सा आ रहा था उन्हें, ये महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जो उससे भी महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आरएसएस और बीजेपी, इस बात को कोई नहीं नकार सकता, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज में, संगठनों में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा जो अनुशासित एक संगठन है। उसका कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा, और ये तो मंत्री हैं इतने बड़े प्रदेश के, और मजबूत मंत्री हैं। एक बार इन्होंने 8 बार के विधायक, कई बार के मंत्री हैं, 8 बार नहीं, 1990 से। इन्होंने अपनी जो शौर्य कला है ना, उनकी शौर्य जो है जो उनका, उसका परिचय अपने चीफ मिनिस्टर की पत्नी के बारे में भी एक बार दिया था। और फिर भी ये दोबारा बने इतने, तो इतने मजबूत व्यक्ति से, इतने बड़े व्यक्ति से ये बात साजिश के तहत डायरेक्शन देके कहलवाई गई है, मेरा ऐसा कहना है। और इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल के आएगी, अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। उसका एक सबूत तो मैं आप सब लोगों को दे ही देता हूं, इसके अलावा के बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, बिना हाई कमांड की इजाजत के एक शब्द, एक कदम नहीं उठाते हैं, ये बात तय है, कोई नहीं उठाते हैं। उसका एक दो सबूत मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से। पहला, उनके पीछे बैठे लोगों के हाव भाव और भंगिमा आप देख लीजिए, बिल्कुल कितने खुश हो रहे थे, जैसे सब को पता था ये बोलने वाले हैं और हमारा क्या रिएक्शन होना है। तो ये मैं पूरा इसमें आपकी माफी चाहता फ्लो तोड़ रहा हूं, इसमें जोड़ दूं कि उनके पीछे जो बैठी हैं महिला, जो बैठी हैं वो मध्य प्रदेश की विधायक है, पूर्व मंत्री हैं उषा ठाकुर, जो मुस्कुरा रही हैं वो बैठ के, वो भी मंत्री थी। तभी आप देखिए कैसे, मतलब अपने मन मांगी मुराद पूरी होने के जैसे भाव उनके ऊपर आ रहे हैं कि हाँ जी, मंत्री जी ने जो डायरेक्शन थी, जो हम सब लोगों का रिएक्शन होना चाहिए था, मंत्री जी ने वैसे ही डायलॉग डिलीवरी कर दिया, और अब हम सब लोगों को तालियां बजानी है और खुश होना। ये साजिश का एक और सबूत। अब उससे भी बड़ा सबूत ये है कि ये हाईएस्ट लेवल से ऑन डायरेक्शन हो रहा है कि अभी तक, आज कितने दिन हो गए, 12 तारीख से 4 दिन हो गए, 5 दिन, अभी तक आरएसएस और बीजेपी ने कोई भी कार्रवाई की है क्या? बावजूद इसके कि कल हाईकोर्ट से एक ऑर्डर भी हो गया, कोई कार्रवाई की? हाँ, कार्रवाई की है। क्या? कि एक बहुत ही मजबूत कानूनी कार्रवाई, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कराने के लिए पलक झपकते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा, कल जब चीफ जस्टिस साहब ने जय भीम बोला था, पहले चीफ जस्टिस थे जिन्होंने ज्वाइन करते समय जय भीम बोला था, तो मैंने कल भी एक जगह पे बात कही थी कि जय भीम बोलना बाबा साहब को मानने जैसी बात है। अब उनका जो अगला टेस्ट शुरू होगा वो
कल से हो चुका है, वो है कि बाबा साहब की कितनी मानते हैं वो, और उसका टेस्ट आपके सामने एक तो कल आई जाएगा, बोध गया का केस आ रहा है, और दूसरा ये सबसे बड़ा टेस्ट आ जाएगा कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं या इस बात को नजरअंदाज करके ये मंत्री जी को निकल भागने का कोई रास्ता प्रोवाइड करते हैं। ये कोई चीफ जस्टिस साहब की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जय भीम बोला था, इसलिए मैं उन्हें बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि संविधान की शपथ लेके जो संविधान की धज्जियां आंखों में घुस के उड़ा रहे हैं, फौज के ऊपर हमला कर रहे हैं हमारी, उसका किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन और किस तरीके का ट्रायल होना चाहिए। मेरे ख्याल से इनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होनी चाहिए हफ्ता 10 दिन में, इनका ट्रायल खत्म होना चाहिए अगले 1.5-2 महीने में, और इनको सजा या बरी जो भी हो वो अगले 2 महीने में हो जाना चाहिए। ये होगा जय भीम का असली स्वरूप। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बाबा साहब को मानने वाले तो जरूर हो सकते हैं, बाबा साहब की मानने वाले शायद ना हो पाए, ऐसा मेरा अभी से कहना है। और हो सकता है, मैं तो दुआ यही कर रहा हूं कि वो बाबा साहब की मानने वाले हमारे मुख्य न्यायाधीश बने, क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और उनके पिताजी तो बाबा साहब के सहयोगी भी रहे हैं, तो उनके तो खून के अंदर, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, मेरे खून के अंदर पैसा है, तो ये चीफ जस्टिस तो क्योंकि इनके पिताजी बाबा साहब के साथ रहे थे, तो इनके खून के अंदर तो संविधान, न्याय, बराबरी, बंधुता, इंसाफ, इज्जत सबके लिए होनी चाहिए इनके खून में। मेरा ऐसा अंदाजा है, अब कल पता लग जाएगा क्या होता है। हालांकि इससे मुझे थोड़ा शौक लगा कि इस केस में ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई। डिवीजन बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई। बड़े से बड़े लोग जेलों में बंद हैं बेगुनाह, उनकी बेल और ये तो अभी अरेस्ट भी नहीं हुए हैं, कोई संभावना भी नहीं है, तो ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि कल सुना जाएगा। तो मैं ये भी बात यहाँ बताता चलूं, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है इसमें जो कल ही कल सुनना जरूरी है, इसको आवश्यक है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अभी चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे, हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो बाबा साहब की मानने वाले होंगे और उसका मिसाल कल ही कायम कर देंगे। बिल्कुल। मैं दो चीजों पे एक ध्यान आपका मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर स्पष्ट कीजिएगा, आपको स्मरण हो। एक तो मंत्री के लिए ये कहना कि गटर जैसी भाषा, हाईकोर्ट आप बहुत लंबे वक्त से इस पेशे में हैं, आपको कोई स्मरण होता है? एक चीज। और दूसरी चीज, जब स्पष्ट तौर पर कहते कि संविधान का उल्लंघन है, हाईकोर्ट ने कहा, तो पहली क्या नहीं बनती जरूरत जो आपने कहा कि ऐसी कौन सी दिक्कत है, अगर इस्तीफा ले लेते तो क्या दिक्कत थी, क्यों इतना असमंजस है, क्यों बचाने की कोशिश हो रही है? लेकिन साथ में आपने कहा साजिश है कहीं पीछे, आपने ये भी कहा। लेकिन मैं गटर शब्द भाषा पे आपका एक नोट चाहूंगा। देखिए, मैं आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूं, सीधी सीधी बात करने का मैं आदी भी हूं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये डायरेक्शंस पे बोला है या साजिश के तहत बोला है, बाकायदा प्लान करके बोला है। और हाईकोर्ट ने क्या बोला है, आपने तो गटर वाली शब्द की बात आपको याद है, मैं पैरा 6 आपके दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये बोला है हाईकोर्ट ने, प्राइमा फेसाई द स्टेटमेंट मिनिस्टर शब्द लिखा है, that Colonel so and so, I will not take the name, is who carried out attack at Pahalgam encourages feeling of separatist activities by imputing separatist feeling to anyone who is Muslim, which thereby endangers, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इनका एक्ट और स्टेटमेंट जो है endangers the sovereignty or unity and integrity of India. Thus, this court is prima facie satisfied that the first offence is made out against the minister under section 152 BNS. भारत के संविधान की शपथ लेके उसकी रक्षा, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए व्यक्ति जो है, जो भारत के संविधान सॉवरेनिटी यानी कि एकता और अखंडता के लिए, और संप्रभुता और अखंडता लिखा है इसमें, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए खतरा है, इसने इसको खतरा पैदा किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, तो क्यों नहीं ले रही? शाह साहब के पास सीधा होगा ना, हो सकता है दूसरे शाह साहब के ही टच में हो ये। अरे सर, आपने ही तो बोला था, मैंने क्या किया है? आप कमाल कर रहे हो, मेरे खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हो आप? आपने बोला, मैंने डिलीवर किया और बढ़िया किया, आपकी उम्मीद पे पूरा उतरा हूं मैं तो।
और अब डूबेंगे तो सनम सब साथ डूबेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कॉन्स्पिरेसी की भी धारा इसमें ऐड होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जो दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कॉन्स्पिरेसी की धारा 61 होती है वो बीएनएस की, वो भी इसमें जोड़नी चाहिए सबसे पहले, और इसको कॉन्स्पिरेसी को इसको अनर्थ करना बहुत आवश्यक है। मेरा ऐसा मानना है कि ये अकेले ऐसा काम करने की जरूरत नहीं कर सकते, ये कोई छोटे बच्चे नहीं है। आपने बताया 8 बार के, मुझे तो खैर ये बात पता नहीं थी 8 बार के ये विधायक हैं, लेकिन मुझे तो यही पता थी कि इन्होंने मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है उनके बारे में भी कुछ अनाप शनाप बोला था, और उसके बाद उन्होंने इनका मंत्री पद इनका मंत्री पद तब गया था, ये पहली बार 2003 में उमा भारती की सरकार में मंत्री बनाए गए थे, फिर बाबूलाल गौर की सरकार में मंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में लगातार रहे। इनको एक बार हटाया गया और पुनः ले लिया गया। हटाने के बाद जब इतना ऐसा अपराध था जो सीधे मुख्यमंत्री को ही पत्नी को हिट कर रहा था, फिर भी लिया गया। ये कौन सी मजबूरी है कि अलग सवाल है। जी 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 जी। मैं ये वो मजबूरी पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं इस पॉइंट को इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि ये कोई छोटे बच्चे नहीं है कि इनकी जबान फिसल जाएगी गुस्से में या किसी भी तरीके से। ये सोच समझ के बोले गए शब्द जो अदालत ने भी कहा है, बार बार रिपीट किए हैं। एक बार आदमी के मुंह से निकल जाता है वही शब्द, और जिस इफेक्ट से, और इनकी जो जो बोलने का डायलॉग डिलीवरी का तरीका है ना, वो देखिए आप, ये सब पूरा प्री प्लान था। और इसीलिए इन्हें कोई डर नहीं है कि पूरा आरएसएस और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से इनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये उन्हीं का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। देख लीजिएगा, और पूरी ताकत, मेरा ऐसा मानना है, हालांकि हाई कोर्ट इसको मॉनिटर करेगी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पुलिस पूरी ताकत लगाएगी, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना हो और इसमें सबूत मिटाए जाएं, छुपाए जाएं, और कमजोर से कमजोर चार्जशीट इसमें फाइल की जाए। मेरा ऐसा इल्जाम सीधे तौर पे है। हाई कोर्ट को इस केस को सही तरीके से फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कराना मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के लिए भी एक मुश्किल भरा काम होगा, मेरा ऐसा अंदाजा है। ये सब डिपेंड करता है कि जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो कितनी तन्मयता से इस केस को, इसके लॉजिकल कंक्लूजन यानी कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद फ्री एंड फेयर ट्रायल, लेकिन जल्दी से त्वरित अंदाज में करवाने में कामयाब होते हैं, ऐसा हम सब देखेंगे। लेकिन हमने बहुत सारे केसेस में, और ये बहुत सारे केसेस से ज्यादा सीरियस केस है, उसमें हमने एक एक महीने में 15-15 दिन में इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों खत्म होते देखे। बिल्कुल। इसमें एक चीज और भी है कि जब जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल जो 2 जजेस की जो एक बेंच थी, डीजीपी को वो निर्देश देते हैं। डीजीपी के बाद डीजीपी उसको क्या मॉनिटर नहीं कर रहे थे? उनको नहीं करना चाहिए था कि क्या हो रहा है? क्योंकि आज कितनी भद्द पिटी है मध्य प्रदेश की सरकार की कोर्ट में, जब ये कहा उन्होंने कि ये संतोषजनक नहीं है एफआईआर। उनके रोल पर क्या कहिएगा आप? या जो 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 कमिश्नर इंदौर हैं, जो सीपी हैं इंदौर है, ये जो बड़े बड़े जो आईपीएस अफसरान हैं, इनको लेकर क्या कहिएगा? इनका रोल क्या होना चाहिए था? देखिए, मैं तो अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन जितने भी हैं, हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स, हमारे जो ईमानदार जजेस जो कि बहुत कम बचे हैं, आप जुडिशरी में हर लेवल पे, ईमानदार अधिकारी जो बहुत कम बचे हैं, ईमानदार पत्रकार जो बहुत कम बचे हैं, उनको मैं एक ही बार 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 नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने चश्मे से इस दुनिया को देखना बंद कर दें। आप लोग बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक अलग लेवल के लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के। आप जिस चश्मे से इन लोगों को देखते हैं ना, कि डीजीपी साहब को नजर नहीं आया और मोदी जी को नजर नहीं आया, मोदी जी क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, ये चश्मा हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा सबको। ये एक संविधानिक व्यवस्था में ईमानदारी से काम कर रहे लोगों के लिए इस चश्मे का इस्तेमाल होता रहा है, और ये चश्मे की भी जरूरत नहीं होती, एक नॉर्मल बात है। आज कुछ बहुत ही अलग तरीके का हो रहा है। जो संविधानिक पदों पे बैठे हैं लोग, वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो संविधान को खत्म करने की दिन रात एक किए हुए हैं। वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि हम संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खत्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उस नजर से अब जब तक हम देखना शुरू नहीं करेंगे ना कि डीजीपी साहब नहीं है, वो डीजीपी साहब के पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति हैं जिनको हाई कोर्ट दुखी हो के, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं हाई कोर्ट के जज भी जो ईमानदार हैं
वो दुखी हो रहे हैं इस बात से। उन्हें तो पता ही होना चाहिए था कल ये होने वाला है, हालांकि थोड़ा थोड़ा अंदाजा था उन्हें, मगर इतना बड़ा काम होगा उनके साथ ये शायद जज साहब को भी अंदाजा नहीं था कि डीजीपी साहब को लिखना बहुत बड़ी बात होती है। एफआईआर तो कोई एसएचओ भी कर सकता है ना, एसएचओ का काम होता है जैसा अभी किया भी एफआईआर करना। डीजीपी साहब को इसलिए बोला गया था कि आप जो है न्यायोचित निष्पक्ष कार्रवाई करें, एफआईआर तो करें कम से कम। लेकिन डीजीपी साहब ने क्या किया, क्योंकि मैं अपनी नजर से देख रहा हूं, तो उन्होंने कहा होगा अब जो टास्क उन्हें दिया गया होगा, आपको इस मामले को कैसे रफा दफा करना है, किसी भी हालत में किसी भी कीमत को इसको घुमावदार चक्री में डालना है। और इसीलिए उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा उस बारे में जो कि इन्वेस्टिगेशन का पहला विषय होना चाहिए था। क्या एफआईआर दर्ज करते हुए उनकी जो तकरीर थी, जो उन्होंने शब्द बोले थे, वो एफआईआर का हिस्सा होने चाहिए। इसीलिए जज साहब थोड़ा नाराज हो रहे थे, या थोड़े से ज्यादा ही, कि भाई जब तुमने ऑफेंस का मेन इंग्रेडिएंट ही नहीं लिखा, मेन उसकी जो उसकी जो ऑफेंस बनाने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया गया वही एफआईआर में नहीं लिखी, तो जो मैं अंदाजा लगाता हूं कि डीजी साहब ये बोल सकते हैं कि इतने घंटे गुजर गए, मुझे अभी तक पता ही नहीं लगा क्या बोला था। हमने तो आपके ऑर्डर की वजह से मजबूरी में ये एफआईआर कर दी। हमारे हिसाब से तो एफआईआर बनती नहीं थी, क्योंकि ये काम तो पिछले 4 दिन पहले हुआ था। हमारे तो संज्ञान में अभी तक आया ही नहीं था ये बात, ना लोकल पुलिस के ना डीसीपी के। अखबारों में तो चल रही थी बात, लेकिन ना हम अखबार पढ़ते हैं ना कोई सोशल, और इसमें तो जो जिसे मैं क्रिमिनल मीडिया बोलता हूँ उसने भी दिखाई दिया ये तो हमारे डीजीपी साहब की कोई जो होती है ना एक सीआईडी, कोई उन्हें कुछ बताता ही नहीं। अब मैं आपको एक स्टेप और ऊपर ले जाना चाहता हूँ। जब ये ऑर्डर पास हुआ था कल, तो वहां मौजूद कौन कौन था, किस किस को बेंच ने, ऑनरेबल बेंच ने तलब किस किस को किया था। अटॉर्नी जनरल प्रशांत सिंह साहब वहां मौजूद थे, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो एडवोकेट जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह साहब मध्य प्रदेश के, और एडिशनल एडवोकेट जनरल दोनों वहां तलब थे और वहां मौजूद थे जब ये ऑर्डर पास हो रहा था। अब एडवोकेट जनरल साहब कौन होते हैं, उनका मंत्री का दर्जा भी होता है, और वो जो कैबिनेट मीटिंग होती है ना उसको अटेंड करने की भी ताकत संविधान ने उन्हें दे रखी है। मैं बीच में टोकते हुए एक चीज कहूंगा, जैसे आपने जो कहा, महाधिवक्ता ने जो जब इंटरवीन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बयान मीडिया की व्याख्या हो सकती है, ये कहा उन्होंने। तो कोर्ट ने कहा हम वीडियो लिंक को आदेश में शामिल कर देंगे जहां वह जहर उगलते दिख रहे हैं। अब ये कहना पड़ता, आप जो बात करें कंटिन्यू करिएगा, मैंने कहीं और जोड़ दूंगा आपके लिए। मैं इसीलिए मैंने ये बात आपके दर्शकों के संज्ञान में आपके माध्यम से लाई थी कि किसे तलब किया था। और मंत्री जो होते हैं ना, ये भी मंत्र उसका कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। एडवोकेट जनरल साहब कभी भी कोई भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाके ये अटेंड कर सकते हैं, ये हमारी कानूनी प्रक्रिया। तो और पूरी कैबिनेट जो होती है ना एक यूनिफाइड होती है, ये एक बॉडी होती है इकट्ठी। ये जॉइंट एक्शन होता है कैबिनेट का, कोई भी डिसीजन होता है ना, जो चीफ मिनिस्टर साहब भले ही अनाउंस करें या कोई मिनिस्टर अनाउंस करे, लेकिन वो कैबिनेट का जॉइंट डिसीजन होता है। तो इससे क्या ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो भाषण दिया गया था, ये जो बोली गए थे शब्द, जिसको गटर की शब्द और इसको जहरीला और उसको देशद्रोह, भारत की संप्रभुता पे हमला, इंटेग्रिटी यूनिटी पे हमला, जिसको हाई कोर्ट प्राइमा फेसाई बता रही है, बार बार बता रही है, उसको जो एडवोकेट जनरल साहब थे वो कितने आराम से चाय का प्याला समझ के हजम कर गए, अगले दिन फिर पेश हो। ये है जो साजिश की तरफ इशारा करता है कि ये इन्होंने बोला नहीं है, ये एक साजिश के तहत इनसे बुलवाया गया है। ही इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द जो जिसको कहते हैं ना एक स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी। जो पाकिस्तान और चाइना का बड़ा हमारे देश को खोखला करने का एक ही फॉर्मूला जो सबसे बड़ा वो मानते हैं कि भारत में धर्म के आधार पे एक दूसरे से रेजिस्टेंस और क्लैश पैदा करो, यही पाकिस्तान चाहता है। और यही आरएसएस और बीजेपी के लोग सारे ज्यादातर एक दो को छोड़ के करना चाहते हैं। तो ये एक अंग्रेजी में बात कहते हैं ना, यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स हैं दोनों के। अब ये कोइंसिडेंस है या दोनों मिले हुए हैं, इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन इसी केस में हो जाए तो अच्छा हो। बिल्कुल प्रोफेसर, एक चीज में जैसे जो ये 152 है, 196 1B है, 197 1C है, तो 152 में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान,
196 1B में 3 साल या जुर्माना या दोनों, 191C में 5 साल तक की सजा या जुर्माना, दोनों चीजें सारी हैं। और इसमें आपने कहा कुछ धाराएं, एक आपने कहा कि वो जो और जोड़ दीजिए, जो 65 आपने कहा, क्या इसमें आगे जैसे आपने कहा 1.5-2 महीने, वो तो आपकी है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ केसेस चलते हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 2 केस हुए हैं अभी। अगर हम हाल ही की सरकारों में देखें, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो एक व्यापम घोटाले में लक्ष्मीकांत शर्मा साहब मंत्री रहते वो गिरफ्तार हुए थे, और फिर बेचारे उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, उसको ओढ़े रहे, और अंता बेचारे वो कोविड में उनका देहावतन। दूसरा केस हमारे यहाँ हुआ था राघवजी भाई वाला, जो वित्त मंत्री थे मध्य प्रदेश के, उम्रदराज शख्स थे, जिनके खिलाफ यौन शोषण का अपने नौकर या जो उसका सहयोगी था उनके साथ हुआ था, उनको इस्तीफा देना पड़ता। ऐसे किस्से रहे हैं। तो ये जो चीजें ये कहां ले जाके आगे खड़ी होने वाली, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो ऑनरेबल जज जो बेंच है उसका बहुत एक अच्छा डिसीजन है, और पूरा देश इनको इस बात के लिए याद भी रखेगा, क्योंकि इस समय मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, बार बार आज भी दोहराना चाहूंगा, कोई अच्छा टाइम नहीं है ईमानदार, शरीफ और संविधानवादी लोगों के लिए, किसी भी जगह हो, किसी भी पद पे हो। ये बहुत बुरा समय है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई संविधान अनुरूप फैसला करता है, कोई भी जज किसी भी लेवल पे, तो जो एक नॉर्मल सी बात होनी चाहिए ना कि जज का तो काम ही यही है। आप भी मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो कि ये मैंने क्या बात कह दी, क्योंकि जज का तो ये तो नॉर्मल रोजमर्रा का काम है। लेकिन आज क्योंकि इतना दबाव होता है, जो व्यक्ति ये कर पाए कि संविधान अनुरूप कार्य कर पाए, जो ये जज साहब सिर्फ नॉर्मल सा काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए, जो हमें बहुत ही रेयर लग रहा है, तो ये जो है ना बात, ये कर पाना एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करने जैसी बात बन गई आज के दौर में। तो ऐसे जजों को सलाम करना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन हमें लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि उम्र कैद क्या चीज है, इसमें तो फांसी होनी चाहिए। उम्र कैद भी छोटी सजा है इनके लिए, और खास तौर पे जबकि पूरे संगठन उनको बचाने के लिए जुटा हुआ है अभी। अब आप बताइए, तो और इसमें में जो मेरा डर है, तो हमारे ऐसे भी जज साहब रहे हैं, जो जज लोया थे ना, एक हमारे देश में 2 तरह के जजेस हैं। एक जज लोया जैसे हैं आज भी, और उनको सैल्यूट है, सलाम है, हर लेवल पे हैं, और एक जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जैसे। 2 एग्जाम्पल हैं, और चंद्रचूड़ साहब का एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी है कि मैं इतिहास में सबसे बुरी जजमेंट अगर किसी को एक मानता हूं, तो उसमें चंद्रचूड़ साहब भी एक जज थे। जो जज लोया की जजमेंट आई थी, जिसमें अपनी फैमिली मानी जाती है ना, जजेस तो एक दूसरे के साथ फैमिली रिलेशन हर एक कम्युनिटी में और या हर एक देखा जाए तो ग्रुप में या ऑफिस में होता है। एक जज साहब की हत्या के केस को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने क्रश कर दिया, जो एक आम आदमी की हत्या में भी अवेलेबल है ना कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कह के उस जजमेंट ने क्रश किया, जज लोया साहब की जजमेंट को, कह के कि इनकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फाइल कर दी, और उसमें इसीलिए उस केस में हमारे देश के 2 प्रकार के जजेस का नाम है, एक जज लोया का और एक जस्टिस चंद्रचूड़ का। तो अब बात यह है कि जज लोया की लाइन पे जो जाएगा वो भारतीय होगा, वो भारत के संविधान की रक्षा करने वाला होगा, और वो देश की एकता और अखंडता क्या जो शपथ लेता है उसको पालन करने वाला होगा। जो ऐसा नहीं करेगा, जो चंद्रचूड़ साहब जैसी जजमेंट देने की मेरे ख्याल से कोशिश भी करेगा, तो इतिहास के सबसे घृणित जजमेंट में से एक जजमेंट है वो जज लोया साहब की। तो इसलिए, लेकिन उसमें भी देख लीजिए कि जनता की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी इस बारे में पब्लिक ओपिनियन, आप सब लोग भी बना रहे हो, इसके बारे में पब्लिक ओपिनियन भी बनाया जाए और इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद। लेकिन वो ट्रायल 1 से 2 महीने में खत्म हो जाना चाहिए और डायरेक्ट टेलीकास्ट होना चाहिए इसकी सारी। मैं एक बात भूल गया, इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर वही हो सकती है जिसकी ऑडियो वीडियोग्राफी कराई जाए और वो जनता के सामने आए, भले ही चार्जशीट फाइल होने के बाद आए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जज साहब को भी बहुत मुश्किल पड़ेगी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने में, इस बेंच को बहुत मुश्किल पड़ेगी। मैं क्योंकि क्रिमिनल लॉयर हूं और ट्रायल लॉयर से उठ के सुप्रीम कोर्ट तक गया हूं, तो ये बात मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। अगर इसकी ऑडियो वीडियोग्राफी नहीं हुई सारी इन्वेस्टिगेशन की,
और सारे ट्रायल की, तो इसमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जस्टिस अतुल श्रीधरन जी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच थी, और फिर उन्होंने कहा है कि हमारी निगरानी में होगी, जो आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरे मन में जो जरूर पूछूंगा, उसका जवाब मुझे एक तो मालूम है कि जो राज्यपाल की जो भूमिका होती है, राज्यपाल भी बड़े विवादित हैं और आपने संवैधानिक संस्थाओं के हालचाल बता दिए, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए जरूर आप कि ऐसे अवसरों पर ये जो मौका है, जब सरकार कहीं असमंजस में है, उसमें है, तो जो शपथ दिलाने वाले राज्यपाल हैं, उनके पास क्या शक्तियां हैं, उनके पास क्या अधिकार है, उनको एक स्ट्रोक में क्या कुछ कर सकते थे वो देखने के बाद। ये टिप्पणी जरूर चाहूंगा। मुझे पता है कि राज्यपाल नहीं करेंगे, कर नहीं सकते, इतनी ताकत उनमें नहीं है, क्षमा चाहते हुए, फिर भी नहीं क्या कर सकते थे संविधान की जो उन्हें शक्तियां प्राप्त है उसके तहत? नहीं, ये मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, ताकत नहीं है ऐसा नहीं है, वो करना नहीं चाहते, ऐसा इंप्रेशन जाता है। ताकत उनके पास पूरी है, संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने पूरी ताकत दी है। वो तो इस बात को सीरियसली लेके हाईकोर्ट की जजमेंट को ये भी कहने की ताकत उनके पास है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो गया है, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि ये व्यक्ति जो है भारत की एकता, अखंडता और यूनिटी, इंटेग्रिटी और संप्रभुता को खतरा है। इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन क्या होगा? ये शक्ति तो गवर्नर साहब के पास है, लेकिन वो इस शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहते, ऐसा मैं मानता हूं। करना तो उनके पास पावर पूरी है, यहां तक की पावर है, और इससे बड़ा एग्जाम्पल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का कोई नहीं हो सकता कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो मंत्री के पद पे को सुशोभित कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं इसका उल्टा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इससे बड़ा ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल होगा, प्राचा साहब, आपने सारी चीजें कही, आपने बहुत सारा कि इसमें फ्री एंड फेयर, बार बार आपने उस पर बहुत जोर दिया है, आपने वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, और हमने पुलिस का रोल देख लिया। पुलिस मतलब इसमें एक्सपोज हो गई 24 घंटे में। एक तो 4 घंटे का था, 4 घंटे के बाद उसको कम से कम 8-10 घंटे लग गए। 8-10 घंटे बाद जब वो हुआ, मामला दर्ज हुआ, तो उसमें लीपा पोती और लीपा पोती दिखी। तो क्या आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि ये इसमें अब ना पड़े, पुलिस की निगरानी छोड़ दें, जो पहले ही स्ट्रोक देखा है, सीधे न्यायिक जांच जैसी स्थिति नहीं हो सकती क्या? ये एक मैं सवाल पे खत्म करूं। मैंने इसीलिए जज लोहिया का एग्जांपल दिया था आपको। एक सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, वो एक महिला का नाम लेते हैं, मैं तो महिलाओं का नाम इस तरीके से लेना नहीं चाहता। वो बताते हैं कि वो मोदी जी और अमित शाह जी की प्रताड़ना को झेल कर और अमेरिका में अपनी जान बचाने के लिए भागी हुई है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोलते हैं। कपिल मिश्रा साहब हैं, जिनको अभी कुछ दिन पहले मैं ही उसमें वकील था, एफआईआर दर्ज कराई गई उनके खिलाफ, दिल्ली के जो दंगे हुए, उन्होंने एक ऑडियो चलाई थी दिल्ली की असेंबली में, जब वो शायद मंत्री थे पहली बार पार्टी की सरकार में। उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में वो ऑडियो चलाई थी, जिसमें उसी महिला के बारे में अमित शाह साहब उसका पीछा करवा रहे थे स्पेशल फोर्सेस से, गुजरात पुलिस की। ये नॉर्म है आरएसएस और बीजेपी का, ये समझना पड़ेगा आपको। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक मैं आपके सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाऊंगा, ये सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। ये नॉर्म है वहां का, जो सबसे ऊंचे, सबसे ताकतवर, जिनके सामने आरएसएस की भी नहीं चल रही है, आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, वो है इनका रोल मॉडल। तो बुनियादी बात ही यही है। तो इन मंत्री साहब ने अपने रूल्स रेगुलेशंस और जो इनके चाल चरित्र और चेहरा जो सिखाया जाता है, उसके हिसाब से कोई गलत काम किया हो तो सजा देंगे उन्हें, ये क्या सजा दिलवाने की चेष्टा होगी? बचाने की चेष्टा होगी, और बचाएंगे ही। इसमें कानूनन बचने की कोई गुंजाइश देखते हैं क्या? है कुछ गुंजाइश इसमें? देखिए, मैं बार मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं आपको। हालांकि ये आरएसएस वालों के बारे में मेरा ये एक धारणा भी है कि ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं। हाँ, बिल्कुल ही एक तरह से जो है ना, बिल्कुल खुल के कपड़े उतार के भी कोई काम करने में शर्म नहीं आती, ये एक बात है। लेकिन इन्होंने अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट खुद ही दिया है, बाद में माफी मांग के। इन्हें इस्तीफा देना चाहिए था अगर इनको सही सलाह कोई देने वाला होता। अभी भी जो उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, बावजूद उसके भी, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे फॉलोअर्स बनने की कोशिश करते हैं। मैं अभी भी इसलिए बोल रहा हूं, जो पूरी दुनिया ने बात देखी है उससे हमें भ्रमित नहीं होना है।
इन्होंने जो कन्फेशन जो किया है उससे भी भ्रमित नहीं होना है। भारत का संविधान है, उसके तहत फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट जांच होने का अधिकार इन शाह साहब को भी है, और उसके बाद एक निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट ट्रायल का भी हक इनको है। उसके बाद ही इनको कोई सजा मिलनी चाहिए या बरी होने चाहिए। मैं आज भी कड़े मन से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है वकील होने की वजह से। ये आज भी निर्दोष हैं इतने सबूतों के बाद भी, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है। मैं सिर्फ एक ही बात की गुजारिश बार बार कर रहा हूं, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इनका हक है, इनको मिलनी चाहिए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, इनको भी और पूरे राष्ट्र को, लेकिन तीव्र गति से, तीव्रता से। ये हम लोग डिमांड कर सकते हैं, जो हमारी डिमांड जायज है। ट्रांसपेरेंट भी, वीडियोग्राफी सबको देखने को मिलनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन समाप्त होते ही, और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एक हमारी बहुत ही लेजिटिमेट संवैधानिक डिमांड है, जो पूरी करना मैं समझता हूं जिम्मेदारी है सरकारों की। लेकिन अभी तक हमारी ऑपोजिशन पार्टीज भी, देखिए, कोई बड़ा आंदोलन नहीं शुरू हुआ है अभी भी, देख रहे हैं आप। ये है सबसे बड़ी हमारी, जो इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे देश जिससे ग्रसित है ना, हमारी ऑपोजिशन जो है, उसको रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता है। अब स्लीपर सेल्स के बहाने भी नहीं चलेंगे। शशि थरूर जी एक और आ गए स्लीपर सेल, बताते रहिए, हम कितना बताते हैं, कितने स्लीपर सेल्स का नाम लें हम कांग्रेस में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी जो कमी है इस वक्त देश को, वो ऑपोजिशन के अंदर रीढ़ की हड्डी की कमी का होना है। ये जो आरएसएस और बीजेपी की सत्तारूढ़ पार्टी जो कर रही है, वो इतना बड़ा देश को खतरा नहीं है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऑपोजिशन का कमजोर होना वो ज्यादा बड़ा खतरा है देश को। ठीक, राजा साहब बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत अपने वक्त भी दिया और सारा कुछ तफसील समझा दी, और आपने ये कहीं स्पष्ट कर दिया है इसमें संकेतों में कि बचना नामुमकिन है। फ्री एंड फेयर एक जांच हो जाए और तीव्र गति से हो तो देश को बहुत सुकून भी मिलेगा और न्याय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्राचा साहब। तो ये थे महमूद प्राचा साहब। ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रकरण है विजय शाह से जुड़ा हुआ, उसमें जो कुछ चल रहा है उसे लेकर जितने सवाल हैं, जितने प्रश्न हैं, उसमें कुछ जो चीजें हैं, क्या कुछ संभावना है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाल दिया है। क्या कुछ राय है आपकी, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिएगा। अपराध तो अक्षम्य है, क्षमा योग्य कतई नहीं है जो कुछ कहा गया है विजय शाह की ओर से। और उन्होंने जो प्राचा साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने वो जो कन्फेशन किया है वो अपने आप में उनको बचने नहीं देगा। तो देखिए जो कुछ होगा आगे सब कुछ सामने आएगा। टिप्पणी कीजिएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी, और हमारी जो ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।